अस्सलामुअलैकुम। अभी कल की न्यूज में हमने देखा कि पुलिस ने परवेज इलाही के घर पे रेड किया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इससे पहले भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले और ये बात नोटिस में आई कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट है तो नून लीग के लोगों को या बाकी पार्टीज के लोगों को पकड़ा जाता है, और जब इनकी गवर्नमेंट है तो पीटीआई के लोगों को पकड़ा जाता है। अब ये सारे इंसिडेंट सवाल पैदा करते हैं। एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या पुलिस किसी इंडिविजुअल के लिए काम करती है या पुलिस एक स्टेट का इदारा है। आज की इस पोस्टकास्ट में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पुलिस है क्या, इसकी फॉर्मेशन क्या है और इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो कब कब हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है रिफॉर्म्स की और इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे साथ हैं नुमान तारिक। इनका एक्सपीरियंस पहले पुलिस में भी रहा है, तो इनसे हम जानते हैं कि पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है और ये डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में ये इनका रोल जो है वो डिफरेंट कैसे है। जी नुमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो जी नासिर साहब, शुक्रिया आपका। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस एक्चुअली हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक बेसिक पिलर है। पुलिस ही विक्टिम को सबसे पहले पकड़ती है, उसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारी कोर्ट्स और जुडिशरी आता है। जुडिशरी फिर उनको इंटेरोगेट करती है और थर्ड नंबर पे फिर हमें प्रिजन्स नजर आती हैं। प्रिजन्स में जाके उन विक्टिम्स को सुधारा जाता है, रिफॉर्म किया जाता है। तो ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 3 पिलर्स पे लाई कर रहा होता है, जिसमें पुलिस का जो है वो रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से इनिशिएट होता है क्रिमिनल का जो काम है, उसे फर्स्ट टाइम जो उसे पकड़ा जाता है वो पुलिस से स्टार्ट होता है और उसने ट्रीट करना है कि इसको आगे प्रोसीड कैसे करना। जी जी बिल्कुल। इसको रिफ्रेश करें तो हम कहेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ओवरऑल माशरे के जो सुधार का एक तरीकाकार है, उसका जो स्टार्ट होता है वो पुलिस से होता है। फिर आगे अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन है क्राइम प्रिवेंशन का, यानी कि ये क्राइम्स को सबसे पहले रोकती है, ये शील्ड का काम करती है। सेकंड नंबर पे ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है तो फिर ये पब्लिक सर्विस के काम करती है, जैसे विक्टिम्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के बाद पुलिस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसी सारे सिनेरियो को आप उठा के रख लें डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये ऐसे ही काम करती है, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज में काम करेंगे तो वो पुलिस इन्हीं पॉइंट्स के बिल्कुल रिफ्लेक्शन पे जाके, यानी कि इसके अपोजिट काम जो है वो वहां पे कर रही होती है। तो ओवरऑल पुलिस की ये इंट्रोडक्शन। पुलिस का यानी कि जो काम है वो मल्टी डायमेंशनल है और पुलिस एक ऐसा इदारा है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए या उनके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। आपके कहने के मुताबिक ये कोई इंडिविजुअल इदारा नहीं, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर सकता। अच्छा नुमान साहब, लोगों के दिमाग में जो इमेज है, बहुत से इदारों को वो पुलिस समझते हैं। बाज़ औक़ात तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 112 को यूनिफॉर्म में देख के कहते हैं कि ये पुलिस है। तो आप बताएंगे कि पुलिस कौन से इदारे हैं जिन्हें हम पुलिस कह सकते हैं और इसकी फॉर्मेशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, फेडरल इदारे कौन से हैं और इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं वो कौन से इदारे हैं। आप जरा हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। जी नासिर साहब, ऐसे है कि ये सारी जो पुलिस फोर्सेस हैं इनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहते हैं। और फेडरल लेवल पे अगर हम बात करें तो फेडरल पे सबसे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, फिर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, 4 फ्रंटियर कॉर्प्स है, फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है, पाकिस्तान कस्टम्स है, और इसके अलावा रेलवे पुलिस है, फिर पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स जो है जब ये प्रोविंस के अंदर आके ऑपरेट करते हैं तो इनको भी पुलिसिंग के इख्तियार मिल जाते हैं, और कोस्ट गार्ड है। तो ये फेडरल लेवल पे पुलिस एजेंसीज हैं सारी। फिर प्रोविंस की बात करें तो बलोचिस्तान में बलोचिस्तान पुलिस है, जैसे लेवीज है, फिर केपी में भी केपी पुलिस है, केपी लेवीज है और कांस्टेबलरी भी है वहां पे। सिंध में सिंध पुलिस है। पंजाब की बात करें तो पंजाब पुलिस है, फिर एलीट है, फिर डॉल्फिन पुलिस है। पंजाब में 43 प्रिजन है और इनके ऊपर फिर प्रिजन पुलिस है। अच्छा नुमान साहब, आपने बात की कि पुलिस, ये जो तमाम इदारे हैं ये पुलिस का रोल इख्तियारात अक्सर यूज करते हैं, जो एक्चुअल पुलिस है वो भी आपने बताई। तो इनके पास जो इक्विपमेंट हैं वो किस लेवल के हैं कि वेदर दे आर अप टू डेट और नॉट। क्या जो हमारी अभी जरूरियात हैं आज के दौर की
उनके लिहाज से क्राइम को रोकने के लिए इनके पास इक्विपमेंट ठीक है, इनकी तादाद ठीक है, अप टू डेट है? इसके बारे में जरा हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ जी, तो जब इक्विपमेंट्स की बात करें तो इनके पास अप टू डेट है बिल्कुल इक्विपमेंट, और ग्लॉक है, फिर उसके अलावा ब्रेटा पिस्टल्स हैं इनके पास, फिर हैकलर एंड कोच की MP5 है, हैकलर एंड कोच की G3 है, और ये सारा वो असलहा है, वो वेपनरी है जो हमारी वाह कैंट में जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसका ट्रेडमार्क इसके ऊपर शो होता है, और वाह कैंट से बना हुआ ये असला है। ये तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान खुद बना रहा है या बाहर से? इसके बारे में कोई नॉलेज है थोड़ा सा हमें वो भी बता दें। जी, ये सारा असला पाकिस्तान के अंदर ही डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर वाह कैंट में असला फैक्ट्री है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से, तो वहां पे ये सारे का सारा असला प्रिपेयर हो रहा है, जिसमें कुछ ऐसा है जिसमें चाइनीज कोऑपरेशन पहले पाकिस्तान को हासिल था, लेकिन आजकल पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है और ये सारा असला पाकिस्तान खुद प्रिपेयर कर रहा है। अगर नुमान साहब आज के पुलिस सिस्टम को अगर हमने समझना है तो हमें माजी के पुलिस सिस्टम को देखना होगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसके बारे में आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे ये सिस्टम जो अब करंट है इस तक पहुंचा। जी राजी साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो हमें पुलिस सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली देखने को मिलती है, तो मुगल टाइम पे सबसे पहले जो पुलिसिंग का सिस्टम था वो जिम्मेदार होते थे, वो ये सिस्टम परफॉर्म करते थे। फिर उसके बाद जो उसी सिस्टम के अंदर जो गांव होता था, गांव के जो सरपंच थे, जो हेडमैन थे, वो पुलिस फंक्शंस परफॉर्म करते थे। और अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर कोतवाल होते थे। अच्छा, जिसके बारे में मुहावरा भी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वहीं से है। जी जी बिल्कुल, वो कोतवाल होते थे, वो शहर में पुलिसिंग के सारे काम करते थे। और फिर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा, और 1857 में जब जंगी आजादी होती है तो उस टाइम पे जो लोग निकले थे इन अंग्रेजों के खिलाफ, वो बड़े स्पॉन्टेनियसली निकले थे। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो कि 300 मिलियन की आबादी का एक जगह थी, वहां पे जगह जगह से लोग निकले। और अंग्रेजों ने जब उस जंग आजादी को जीत लिया तो वो उनकी जो एलीट लीडरशिप है वो बैठी, और उन्होंने सोचा कि इतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस जो स्ट्रगल है इसको कैसे रोका जा सकता है। कोई भी दुनिया की आर्मी इस स्ट्रगल को नहीं रोक सकती। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया पुलिसिंग का जो कि डोमिनेशन पे बेस करता था, कि हम पुलिस को एक ऐसी फोर्स बनाए जो कि ग्रास रूट लेवल पे जाके बैठी हो, जो कि गांव को और शहरों को इक्वली ऑब्जर्व करे, और इस ऐसी जो कोई भी अगर रेजिस्टेंस पैदा होती है तो वो उसको रोके। तो इसलिए अंग्रेजों ने फिर यहाँ पे पुलिस सिस्टम एस्टेब्लिश किया। पुलिस एक्ट लाए 1861 का, यानी कि जंग आजादी के जस्ट 4 साल बाद पुलिस का सिस्टम पूरे सब कॉन्टिनेंट पे लागू कर दिया गया। और 1920 में पुलिस फोर्स की तादाद बढ़कर 3 लाख तक हो गई थी। और अगर हम आगे फिर चले तो बात करें तो यहाँ पे इन्होंने फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें एक सुपीरियर पुलिस सर्विसेज थी। इसके अंदर ब्रिटिशर्स ही इन्वॉल्व होते थे और वही इस सर्विस का हिस्सा होते थे। फिर एक सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस थी, इसके अंदर इंडियंस होते थे, लेकिन इसमें भी टॉप पर वही लोग आते थे जिनके बारे में ब्रिटिशर्स डेड श्योर होते थे कि ये ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और उनके साथ सिंसियर है। सही। अच्छा, आपने बात की तो मुझे यहाँ से एक और है, मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हम उस टाइम के लिटरेचर को वहाँ स्टडी करके उसको समझ सकते हैं। तो क्या लिटरेचर में भी पुलिस का कोई जिक्र है, किसी नॉवलिस्ट ने, किसी ऐसे राइटर ने या किसी भी और शोबे से ताल्लुक रखने वाले राइटर ने इसके बारे में कोई बात की हो या इसके बारे में कुछ बताया हो? जी जी, ये जो जॉर्ज ऑरवेल जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये जो इंडियन इंपीरियल सर्विस थी, पुलिस सर्विस, इसमें रहे थे 1922 से 1927 तक। कंटिन्यूअसली 5 इयर्स ये इसी पुलिस का हिस्सा रहे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जब ये रिजाइन करके यहाँ गए। और इन्होंने बुक लिखी वहां जाके 1931 में। He was having practical experience. Exactly. Okay. और वहां इन्होंने वो बुक लिखी, उसका नाम था डर्टी वर्क ऑफ एम्पायर एट क्लोज डोर्स। तो उसके बाद एक और बुक लिखी आ हैंगिंग के नाम से, उसमें भी इन्होंने पुलिस का जो सिस्टम था, जो डर्टी वर्क था, जो डोमिनेशन का कल्चर था, वो एक्सप्लेन किया। अच्छा नुमान साहब, जो चेंज है किसी भी इदारे में या जो बेहतरी है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, फितरी अमल है। तो
कुछ कई दफा हम ये चेंज इंटेंशनली लेके आते हैं जिन्हें हम रिफॉर्म्स कह सकते हैं। तो पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं ये कब आई और ये क्या थी, इनके बारे में जरा हमारी ऑडियंस को बताइए। जी नासिर साहब, सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे रिफ्यूजी क्राइसिस की, तो उस टाइम से ही पुलिस को रिफॉर्म करने के बारे में सोचा जाने लगा, क्योंकि ये रिफॉर्म्स बड़ी जरूरी थी और ऐसी बात नहीं थी कि ये सब पे नजर कर दी गई थी, इस पे फोकस रहा है ओवरऑल। लेकिन जब मिलिट्री रूल आता रहा तो फिर ये बैक एंड पे चले जाते थे, और जब सिविलियन रूल आता था तो उस टाइम पे और बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे, इसलिए ये जो है रिफॉर्म्स बड़ी लेट हुई। और ये रिफॉर्म्स हमें मुशर्रफ के टाइम पे जाके देखने को मिली, और 2002 में पुलिस ऑर्डर 2002 आता है, जिसके तहत पुलिस को जो एक्ट था 1861 का वो रिपील कर दिया गया और पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो लागू कर दिया गया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि यूजुअली आप बता रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में पुलिस रिफॉर्म्स पे ज्यादा काम नहीं किया जाता और बैकफुट पे चली जाती हैं, लेकिन जो रिफॉर्म का स्टार्ट हुआ 2002 में तो ये डिक्टेटरशिप का इरा था। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मिलिट्री ने भी सोचा कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस में रिफॉर्म्स की जाए। चलें, इसको आप कंटिन्यू करें, बताएं आगे। और ये जो पुलिस ऑर्डर था 2002 का, ये नज़र हम किसी दिन इस पे भी बात करेंगे कि मिलिट्री जो होती है उसका एजेंडा क्या होता है, वो किस एजेंडे के तहत आती है और फिर किन लोगों को वो सेटिस्फाई करती है। तो ये एक अलग बड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाला टॉपिक है। तो हम फिलहाल पुलिस ऑर्डर को डिस्कस करते हैं 2002 को। उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहले तो आर्टिकल 2 है, जिसके तहत पुलिस ऑर्डर 2002 को लीगल शक्ल दी गई थी और 1861 का जो ऑर्डर था उसको रिपील किया गया था। फिर उसके बाद पुलिस ऑर्डर में आर्टिकल 4 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग का इजरा किया गया था, और कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में और हर डेवलप कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है, जिसका मकसद ये होता है कि पब्लिक और पुलिस का जो आपस में इंटरेक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही फिर आर्टिकल 7 में इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पुलिस ऑर्डर का आर्टिकल 7 है, ये डिस्क्राइब किया गया कि अगर आपने किसी भी जगह सर्च या सीजर या कैप्चर करना है कुछ, तो उसको एक प्रॉपर लीगल शक्ल दी गई। ऐसे नहीं कि आप किसी भी जगह जाके और कोई भी बंदा, कोई भी अथॉरिटी का पर्सन कुछ भी सर्च और कैप्चर कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं था। इस पॉइंट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर इन इश्यूज को डिस्कस किया गया कि इसकी अगर सर्च कर रहे हैं तो उसकी लीगैलिटी क्या होगी। फिर आर्टिकल 10 इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वुमेन कोटा इंक्लूड किया गया। अब जब भी आपने किसी घर के अंदर रेड करना है तो उसके लिए फीमेल्स का होना जरूरी है, और ये रूल बनाया गया कि आप अगर किसी घर के अंदर रेड कर रहे हैं तो एक फीमेल ऑफिसर आपके साथ, ताकि घर और चार डिवाइडर तकद्दुस है वो कमाल ना हो, वहां जो फीमेल्स हैं उन्हें फीमेल हैंडल करें। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओके। फिर आर्टिकल 12 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सेपरेशन कर दी गई लॉ एनफोर्समेंट की और इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पुलिस लॉ एनफोर्स करती है तो इसके लिए उसे पावर का, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है जो कि पब्लिक के एंटी होता है। अच्छा, तो इसलिए लॉ एनफोर्समेंट में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है, कोई फोर्स नहीं करना होता, कोई पावर का इस्तेमाल नहीं करना होता। बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट था जिसे बड़ी टाइमली एड्रेस किया गया, जो बड़ा जरूरी भी था। फिर आर्टिकल 13 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो प्रमोशन क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर आपने किसी भी पुलिस ऑफिसर को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ता था, और इसके अंडर सारी चीजें देखी जाती थी कि इनकी पब्लिक के साथ डीलिंग कैसी थी। पब्लिक भी इनकी प्रमोशन में इन्वॉल्व कर दी गई। एक पैनल बना दिया गया जिसके अंदर पब्लिक में से भी एक बंदा नॉमिनेट किया जाता था, जो कि इस प्रमोशन क्राइटेरिया में इनको प्रमोट करने के लिए जब तक अपनी यस और अप्रूवल नहीं देता था उस वक्त तक कोई भी पुलिस ऑफिसर एक खास लेवल पे प्रमोट नहीं किया जा सकता था। सही। फिर आर्टिकल 14 के तहत इनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा सख्त मैकेनिज्म बनाया गया, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड किए गए कि वो पब्लिक की इम्पोर्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ सके और इनको रिकॉग्नाइज करवाया जा सके, इनको
इनको इस चीज के बारे में बताया जा सके कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पब्लिक के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होना जरूरी है और पब्लिक की ही सर्विस के लिए पुलिस बनाई गई है और इनके ये बताने के लिए इनकी ट्रेनिंग का बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बनाया गया। फिर आर्टिकल 15 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात की गई कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है उनको रोका गया, उनके बारे में लेजिस्लेशन की गई। अच्छा, फिर आर्टिकल 25 था। आर्टिकल 25 में एक कंप्लेंट सेल बनाया गया, एक फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इस सेल का काम ये था, ये 24/7 एक्टिव रहता था और इसका मकसद था कि फौरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। अगर किसी भी इंसान को असिस्टेंस रिक्वायर है तो वो ये सेल फौरी पुलिस को उधर भेजता था और इससे फौरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी। और ये चीज जो है ये आज भी एक्टिव है। बाकी जो चीजें पुलिस रिफॉर्म की है वो उनको एक्टिव नहीं किया जा सका। ऑल्दो पुलिस ऑर्डर 2002 तब का पास हो गया है, लेकिन आज भी अगर करंट सिनेरियो हम देखें तो उसमें इसकी कुछ शिकें हैं जो काम कर रही हैं, बाकी चीजें जो है उन पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। हमारे सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स ही ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं कि पुलिस को उसी सिस्टम पर चलाया जाए जिसके तहत ये हिस्टोरिकली चलती आ रही है। सही। फिर आर्टिकल 28 इसका काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा और वो था विसल ब्लोइंग के बारे में कि अगर कोई इंसान, कोई भी सिटीजन किसी भी वाक़े के खिलाफ, किसी भी इंसान के खिलाफ, किसी भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल के खिलाफ अगर गवर्नमेंट को बताता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ये भी इसके अंदर एक स्पेशल क्लॉज रखी गई कि उसको किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, कितनी प्रोवाइड की जाएगी और ये किसकी जिम्मेदारी होगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजें इस पुलिस ऑर्डर में डिस्कस की गई। ओवरऑल ये बहुत जबरदस्त ऑर्डर था, लेकिन वही बात है कि अगर इम्प्लीमेंट होता तो इसके रिजल्ट हमें नजर आते। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि रिफॉर्म्स तो काफ़ी की गई लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, जिसकी वजह से हम डेवलप्ड कंट्री की निस्बत बहुत ज़्यादा पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी पुलिस में जो सपोर्ट है आवाम के लिए वो उस लिहाज से नहीं है, बल्कि एक डर पाया जाता है पुलिस को लेके। होना तो ये चाहिए कि पुलिस एक ऐसा इदारा है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन लोगों की जो थिंकिंग है इसके बिल्कुल बरअक्स है। जी बिल्कुल। और शुएब सडल जो हैं, जो कि आईजी सिंध और बलोचिस्तान में रहे हैं, तो उसके अलावा भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी बड़े रिप्यूटेबल प्लेसेस पे काम किया है। वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी पुलिस को रिफॉर्म नहीं करते तो ओवरऑल हमारी सोसाइटी रिफॉर्म नहीं हो सकती। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो बिल्कुल आज के जो हालात है उनके मुताबिक रेलिवेंट ही नहीं रही है। जो ओवरऑल कंट्रीज में सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। जैसे आपने पहले भी बताया कि जो रिफॉर्म्स लास्ट टाइम आई ऑब्जर्वेशन में हमारे वो 2002 में आई, तो इन रिफॉर्म्स को भी 20 इयर्स गुजर चुके हैं और उन पे भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी और भी बहुत सी रीजन हो सकती हैं, जैसा कि पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी आवर्स नहीं है, एंड दे आर एंगेज 24 आवर्स इन पुलिस स्टेशन। तो इससे भी जो तबीयत में आपका चिड़चिड़ापन है वो आ जाता है और आप लोगों के लिए को एज ए सर्विस डिपार्टमेंट डील नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पुलिस के अंदर जो तादाद है वो बढ़ाई जाए और उसके अलावा उन्हें जो ड्यूटी आवर्स हैं वो एक नेचुरल जो इंसान की पार है उसके मुताबिक उन्हें दिए जाएं, ना कि 24 आवर्स उन्हें एंगेज किया जाए, क्योंकि पुलिस एक सर्विस डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जो स्पोर्टिव बिहेवियर है बड़ा जरूरी है। पुलिस का रवैया सर्विस डिपार्टमेंट जैसा हम उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक हम उनके ड्यूटी आवर्स को रैशनल नहीं कर देते। अपनी बात को यहीं कंक्लूड करते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप ही अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने कमेंट से हमें आगाह जरूर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो पुलिस को मजीद बेहतर करने के लिए की जा सकती हैं, ताकि हमारी ये आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो रिफॉर्म्स पॉसिबल हों। अल्लाह हाफ़िज़।